रघुवीर ब्रांड को सर बाकी ब्रांड से क्या अलग बनाता है? सर, एक सक्सेसफुल स्वीट ब्रांड को चलाने के लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बतानी होगी तो आप क्या बताएंगे? ग्राहकों का विश्वास, ये बहुत जरूरी है। ग्राहकों का विश्वास क्वालिटी के द्वारा ही जीत लिया जाता है। अगर किसी भी यंग लड़के को अभी आपके जैसा एक ब्रांड तैयार करना हो तो उसे कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो क्या कभी ऐसा फेज आया कि आपको एक पूरी बैच रिजेक्ट करनी पड़ी मिठाइयों की? हमारी मानसिकता नहीं रहती कि कस्टमर को खराब माल जाए। चेकिंग के समय अगर कोई माल ऐसा आ जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। कस्टमर हमारा भगवान है। कस्टमर को गैर बर्ताव कभी होने को नहीं होना। अगर किसी को आज आपके जैसा मतलब रघुवीर या कोई भी ऐसा स्वीट ब्रांड तैयार करना हो तो उसके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? अभी के इसमें मेरे ख्याल से एक 5-7 लाख रुपए में भाड़े की दुकान में छोटी सी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। रघुवीर ब्रांड को सर बाकी ब्रांड से क्या अलग बनाता है? रघुवीर ब्रांड जो है, दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना ब्रांड बिल्डअप करना चाहता है। क्योंकि आज हमने रघुवीर के वन ऑफ द को-फाउंडर्स चंद्रकांत भाई पोपट के साथ बातचीत की है। उन्होंने ये ब्रांड कैसे बनाया, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी ये ब्रांड बनाते वक्त। तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आपको अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को बिल्ड करने में काफी हेल्प होंगी। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। हाउ आर यू सर? फाइन। सर, आपका दिन कैसा था सर आज का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिन। सर, हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि सर आपने रघुवीर इस ब्रांड की शुरुआत आखिर कैसे की, और जब आपने इस रघुवीर ब्रांड को स्टार्ट किया तब उस वक्त आपके पिताजी का क्या विजन था इस ब्रांड को स्टार्ट करने के पीछे? हमारे पिताजी जो है स्वर्गीय मंगल भाई जीवन भाई पोपट, जिन्होंने 1970 में रघुवीर की स्थापना की। रघुवीर की स्थापना जबकि वो उस वक्त सिर्फ चाय ही से स्टार्ट किया था। शाम टाकीज पे 10x12 की दुकान से उन्होंने अपना जीवन की रघुवीर जो फर्म बनाया वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसा वो 4 भाई थे, गुजरात से यहाँ पे आए। बाद में फिर उनका भी संघर्षमय जीवन था। पहले उन्होंने यहाँ आके 5 रुपए महीने की सर्विस किया अलग अलग होटल में। उनके दामाद मतलब हमारे फुआ जी जो थे, उनकी एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे उन्होंने आके पहले सर्विस किया 5 रुपए महीने की। फिर वो उनकी दुकान अतिक्रमण में थी तो अतिक्रमण हट गया वहाँ से। फिर दूसरी जगह आज जो सरोज टाकीज में मामा जी भोजनालय वगैरह जहाँ पे है, वहाँ पे पहले गुजरात कांति भवन था। गुजरात कांति भवन में सूर्योदय होटल, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भी उन्होंने सर्विस किया। फिर धीरे धीरे थोड़े से मिलते गए, कुछ दोस्तों ने मिल के उनको मदद की तो उन्होंने पहले वसंत टाकीज पे पांठेला शुरुआत किया। पांठेले से पांठेले में भी एक पान की क्वालिटी भी, वो एक बहुत ही सुंदर अच्छी क्वालिटी का पान देते थे। साथ ही में उन्हें क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट के उस जमाने में टीवी वगैरह तो थे नहीं, सिर्फ रेडियो पर कमेंट्री आती थी, तो वो कमेंट्री उनके यहाँ लगाते थे। और एक समुदाय, अमरावती शहर का एक समुदाय वहाँ जमा होता था रोज वो कमेंट्री सुनने, और वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता था जिसपे स्कोर लिखे जाते थे। तो एक पांठेले से हमारे पिताजी की शुरुआत हुई, और शाम टाकीज पे एक 10x10 की दुकान से उन्होंने रघुवीर टी स्टॉल के नाम से सिर्फ चाय वहाँ पे मिलती थी, और साथ में टोस्ट खारी वगैरह रखते थे। तो ऐसी उनकी एक शुरुआत थी। धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर हम 4 भाई, हम भी 4 भाई थे। 4 भाई में एक कुछ समय के लिए हमने एक बर्तन की दुकान भी लगाई थी, जहाँ पे हमें शायद क्या मालूम कि फूड में ही यश था, इसलिए वो दुकान भी हम नहीं चली या हमें मजा नहीं आया तो वो हमने क्लोज कर दिया। और फिर रघुवीर रिफ्रेशमेंट जो जगह पे हम यहाँ बैठे 1993 में हमने ये रघुवीर रिफ्रेशमेंट पहले नाम था, आज इसका ही नाम रघुवीर स्वीट एंड नमकीन है। तो ये 1993 में यह स्थापना मैंने किया। और हमारे जो भाई है 4 भाई, दिलीप भाई, ये स्थापना होने के बाद दिलीप भैया ने शाम टाकीज पे ही रघुवीर मिठाइयाँ 1996 में वो स्टार्ट किया।
धीरे धीरे काफिला बढ़ते गया। फिर रघुवीर फूड जोन, जो कि आगे है अपने समर्थ स्कूल के सामने, जो हमारे सबसे छोटा भाई है नीलेश, उन्होंने एक रघुवीर फूड जोन की स्थापना किया। धीरे धीरे काफिला बढ़ते गया और अभी हाल ही में पिछले 3-4 महीने में ही हमारे 3 ब्रांच का उद्घाटन हुआ। और इसके पूर्व एक कांति स्वीट करके हमने गाड़ी के नगर में भैया ने वहाँ पे शुरुआत की थी। और बाद में अभी 3 महीने में एक दस्तूर नगर रोड पे रघुवीर गुड़ चीनी के नाम से हमने शुरुआत किया है। बाद में रेस्टोरेंट में भी, भोजन में भी, मतलब मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट भी हमने शुरुआत किया है, जो हमारे छोटे भाई है नरेश पोपट, उन्होंने वही समर्थ हाई स्कूल के सामने जहाँ फूड जोन है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लाफिका रघुवीर के नाम से उसका भी लॉन्चिंग किया। तो सर रघुवीर के अमरावती में कितने ब्रांचेस है? रघुवीर की अभी रेस्टोरेंट मिला के 7 ब्रांच हो गई है। 6 मिठाई नमकीन एंड स्वीट की है और एक जो मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट हमने हाल ही में ओपन किया है 2 महीने पहले, लाफिका रघुवीर के नाम से। अच्छा। उसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छे वहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। तो रघुवीर ब्रांड को सर बाकी ब्रांड से क्या अलग बनाता है? रघुवीर ब्रांड जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं स्वीट एंड नमकीन में, एग्जाम्पल के तौर पे बीकाजी हो गई, हल्दीराम हो गए, तो ये तो इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिलहाल महाराष्ट्र तक तो भी रघुवीर का नाम है और आगे भी है। भगवान ने चाहा तो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। ब्रांड जो है, ब्रांड कहाँ से बनता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रांड बनता है आम पब्लिक से, जनता से। जनता की पसंद होने के बाद एक ब्रांड बनता है और ब्रांड बनने के लिए एक मेरा ऐसा कहना है कि विश्वास जितना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आज भी लोग रघुवीर पर आंख बंद कर ट्रस्ट करते हैं। हाँ। तो इस ट्रस्ट का क्या बस सीक्रेट वही है कि उन्हें मालूम है कि रघुवीर में हम जाने के बाद हमें कोई भी प्रकार का गलत क्वालिटी का माल हमें नहीं मिलेगा और क्वालिटी के बाद भी उसका दाम जो है एकदम ज़्यादा ऊंचा ना लेते हुए हम एक मीडियम रेंज में ही सब लेते हैं। ज़्यादा पैसे ज़्यादा कमाने से नाम कमाना हमने हमारे पिताजी से सीखा है कि भाई एक अच्छी क्वालिटी देना और कम दाम में देना, ये हमारे पिताजी ने सिखाया था, वही उनके पद चिन्हों पे हम चलते आ रहे हैं। सर आपको क्वालिटी को मेंटेन करना आप कितना चैलेंजिंग है? तो क्वालिटी हाँ। कंटिन्यूस आपकी, क्योंकि रघुवीर की क्वालिटी बेस्ट है, तो फिर आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्वालिटी मेंटेन करना, हाँ। क्वालिटी देना, क्वालिटी मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज हमने स्वीकारा है और कंटिन्यू एक जैसी ही क्वालिटी हम देते आ रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता भी है कि कोई लाट ऐसा हमारे पास खराब हो जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हम उसका सेल आउट नहीं करते हैं। वो मतलब कहने का मतलब हमारा जो बिजनेस है, मिठाई नमकीन तो भी ठीक है, सेल्फ लाइफ रहती है, लेकिन मिठाई की सेल्फ लाइफ 4 दिन, कोई जैसा बंगाली आइटम है तो 1 दिन 1.5 दिन है, तो इसमें हमें बहुत सी बार नुकसान सहना पड़ता है। तो वो नुकसान सहने की ताकत हम रखते हैं और वो माल खराब होने के बाद पूरा हम फेंकने में डालते हैं उसको। सर क्या आप पर्सनली जाकर किचन और आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसे विजिट करते हैं, उसके देखभाल करते हैं मतलब? हाँ, मैं जब भी पहले यहाँ पे शोरूम पे आया तो शोरूम पे ध्यान तो रहता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान मैं किचन में, पूरे जितने हमारे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन रूम है, वो प्रोडक्शन रूम की एक विजिट करके फिर ही मैं हमारे ऑफिस में बैठता हूँ। और ऑफिस में भी हमारे पास रोज जितनी आइटम बनती है वो रोज मेरे टेबल पे यहाँ आती है, मिठाई हो या नमकीन हो, दोनों चीज़ें। और उसे मुझे टेस्ट नहीं करना पड़ता हर चीज़ को, उनका जो शेप रहता है, कुछ क्वालिटी वैसी ध्यान में आ जाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो मैं टेस्ट करके देखता हूँ। इसके अलावा भी हमारे यहाँ फूड टेक्नोलॉजी रखे हैं हमने,
जो कंटिन्यू क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं और उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। समय समय पे उनके तरफ से फॉलोअप लेना और क्या प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कुछ भी क्वालिटी में प्रॉब्लम आया उनको ध्यान में आता है, वो तुरंत हमारे पास लाते हैं और ऐसा प्रोडक्शन हुआ जो मतलब कभी कभी हो जाता है कारागिरों से भी, तो वो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। सर हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपके लिए ऐसा कोई डिफिकल्ट फेज आया था क्या आपके लाइफ में जो आपको मतलब डील करने के लिए बहुत हार्ड हुआ? मेरे लाइफ में जैसे 93 में रघुवीर रिफ्रेशमेंट जहाँ हम बैठे उसकी शुरुआत की थी, तो काफ़ी बड़ा टास्क था मेरे सामने कि उस टाइम पे रघुवीर टिस्टौली थी, फिर वहाँ से इधर मैं आया, शिफ्ट हुआ और थोड़े बहुत तो स्ट्रगल मैंने करके उस समय तो काफ़ी हमारा फाइनेंस का भी बहुत इशू था, तो MSFC का लोन वगैरह उठा के और धीरे से शुरुआत की थी इसकी। जब भी पहले हम चाय और नाश्ते में ही था वहाँ पे, रघुवीर टी स्टॉल में पहले चाय किया, उसके बाद नाश्ता कचौरी समोसा यही चालू था। फिर हमारे बड़े भैया दिलीप भैया ने संभारवाड़ी, जो आज अमरावती ही नहीं पूरे समझो ना नेशनल इंटरनेशनल संभारवाड़ी बन गई हमारी, तो उसकी स्थापना उसका चालू किया था और उसका प्रचलन इतना आज हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि विदेश में भी हम यहाँ से संभारवाड़ी भेजते हैं। सर एक सक्सेसफुल स्वीट ब्रांड को चलाने के लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर बतानी होगी तो आप क्या बताएंगे? ग्राहकों का विश्वास, ग्राहकों से वर्ताव ये बहुत जरूरी है। ग्राहकों का विश्वास क्वालिटी के द्वारा ही जीता जाता है, तो पहले भी पता है आपको। तो जो हम अन्न दे रहे हैं वो खाने लायक रहने को होना, एक टेस्ट के साथ में अच्छे क्वालिटी का अच्छे रॉ मटेरियल से बनाया हुआ रहने को ना, ये मेरा मानना है। सर सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? अभी का जो समय है सोशल मीडिया पे रहना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि कस्टमर को भी हैमरिंग करना जरूरी हो गया है। उन्हें भी हर वक्त कुछ न कुछ हम जो नई वैरायटी बनाते हैं वो उनके द्वारा बताने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग होता रहता है। सर बिजनेस सब स्टार्ट कर लेते हैं पर बीच में से छोड़ देते हैं, तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे आगे की जनरेशन को कि वो एक सक्सेसफुल स्वीट ब्रांड या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस कर सके? कैसा है, स्ट्रगल हर बिजनेस में रहता ही है, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते रहते हैं। वो उतार चढ़ाव को थोड़ा सा अपने लेवल पे समतल करके थोड़ा सा धैर्य रख के आगे बढ़ने को होना, ताकि अब एक अच्छे से अपन बिजनेस कर सके। अगर किसी को आज आपके जैसा मतलब रघुवीर या कोई भी ऐसा स्वीट ब्रांड तैयार करना हो तो उसके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो अब क्या है कि दुकान, छोटी सी दुकान भी अगर भाड़े से लेते हैं, आपके पिताजी ने एक छोटे से चाय की दुकान से शुरुआत की थी। उस जमाने का दौर अलग था। अभी के इसमें मेरे ख्याल से एक 5-7 लाख रुपए में भाड़े की दुकान में एक छोटी सी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। सर कस्टमर सर्विस को बेटर बनाने के लिए आपने मतलब क्या नया इंट्रोड्यूस किया आपके ब्रांड में? हम तो है चारों भाई, उसके अलावा भी जो हमारी न्यू जनरेशन है, तेजस है, प्रियेश है, मोहित है, ये जनरेशन भी क्रिएटिव माइंड है, कुछ न कुछ नया नया कुछ न कुछ क्रिएटिव लाते ही है। और एक खासियत ये है कि कोई शहर में कहीं गए हम, मैं बोलो या हमारे बच्चे बोलो, तो पहले मिठाई की दुकान देखेंगे कि वो दुकान में जाके वहां पे नया क्या है वो देख के वहां से वो परचेस करके लाते हैं और वो उस तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे पास जो कारागिर है एक उच्चतम दर्जे के, एक अच्छे क्वालिटी के, अच्छे स्थान पे रहे हुए कारागिर है। तो जैसा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास मिठाई बनाने के लिए 3 अलग अलग प्रांत की टीम है। राजस्थान की टीम है, एक बंगाल की टीम है और एक यूपी की टीम है। सर आप स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए कहीं आप भेजते हैं कि आप उस यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, क्योंकि सर आपका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है मतलब? हाँ, स्टाफ को ट्रेनिंग सिर्फ हम उनको यहाँ पे ही ट्रेनिंग दी जाती। ट्रेनिंग मीन्स हम उनको
गाइडलाइट करते रहते कि इस तरीके से करना है। तो इतने अच्छे कारीगर है हमारे कि वो सिर्फ बोलने पे ही सब हो जाता है। तर आपके हिसाब से एखादे शॉप की या एखादे दुकान की लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, या वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड होता है वो इम्पोर्टेंट है? मेन तो क्वालिटी Quality ऑफ है। फूड के ऊपर ही मेन है। और इसकी भी जरूरत पड़ती है एक अच्छे जगह, अच्छे लोकेशन में अपना शॉप रहे, वो भी एक उसका भी इम्पोर्टेंस है ही। लेकिन क्वालिटी इज बेस्ट, क्वालिटी इज मस्ट। सर आपने कुछ ऐसे न्यू टेक्निक्स लाई है, मतलब मिठाइयों में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है? मिठाइयों में तो हमने जो गजक एक बनती है, काजू गजक, तो काजू गजक पहले बड़े बड़े सिटियों में ही बनती थी, अमरावती शहर में उसका नामो निशान नहीं था। तो उसकी शुरुआत हमने की है, काजू गजक, काजू बाइट्स। और उसमें एक काजू स्टिक करके एक प्रोडक्ट बनाया हमने। वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ हमारा कि काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। और कुछ तो ऑर्डर, एक मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। हमारे मित्र है डॉक्टर विजय बख्तार, उनके यहाँ के फंक्शन था, उनके पोता हुआ उनको, और पोते के लिए उन्होंने सभी को, रिलेटिव को, जितने भी रिलेटिव थे उनके बाहर गाँव यहाँ पे, उन्होंने वो काजू स्टिक का ऑर्डर दिया। काजू स्टिक उन्होंने भेजा हर जगह। तो कुछ उनके रिलेटिव मिठाई वाले भी हैं, तो उनका ऐसा कहना हुआ कि ये मिठाई जो है अमरावती में बन ही नहीं सकती। तो उनका अनायास फोन आया मुझे कि चंद्रकांत जी, हमारे जो रिलेटिव है मिठाई वाले भोपाल के, तो उनका ऐसा कहना है कि ये मिठाई अमरावती में नहीं बन सकती, इन्होंने कहीं से बुला के आपको दिया है करके। अच्छा। सर ठीक है, वो उनकी जगह सही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। सर बोला कि अभी भी वो मिठाई मेरे यहाँ शुरू है, अगर 10 मिनट का टाइम निकाल के यहाँ पे आते होंगे तो आपके सामने हम बता देते हैं। आप नहीं बोले, आप पे विश्वास है। तो ऐसे भी किस्से होते रहते हैं। सर मैंने आपकी शॉप्स को विजिट किया है, तो मुझे वहां पर एक चीज दिखी कि आपकी शॉप्स में हाइजीन बहुत मेंटेन होता है। हाँ जी। तो हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है सर? हाइजीन 100% रहने को ही होना, उसके ऊपर ही क्वालिटी डिपेंड करती है। तो हमारा पूरा ध्यान ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीनिक रहे, और कस्टमर को, मतलब सामने तो दिखता ही है, कस्टमर भी टोकता ही है, तो ऐसा कभी कस्टमर की हमें कंप्लेंट नहीं आती है। सर आपको ये बिजनेस और, मतलब आप इसे और अमरावती के बाहर एक्सपांड करना चाहते हैं? अमरावती के बाहर इसके लिए ब्रांचेस है सर? अमरावती के बाहर हमारे सांगली में तीन ब्रांचेस है, रघुवीर के नाम से ही है। जयेंद्र भाई तन्ना जो हमारे जवाई है चलाते रहते हैं, और भांजे है हमारे निकित। सर किसी भी बिजनेस में मतलब पैसे कमाना डिफिकल्ट है, या उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक संभालना? बिजनेस एक बार कैसा है कि एक बार नाम हो गया तो पैसे कमाने में कोई ये नहीं है, लेकिन पैसे से ज़्यादा हमने क्वालिटी और कस्टमर का विश्वास कायम रखने के लिए हमने पैसे को सेकेंडरी रखा। फर्स्ट हम क्वालिटी को ही प्रोविजन देते हैं। आप कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे रखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कहीं भी स्वीट लेना रहा तो सबसे पहले लोग रघुवीर में ही आते हैं। तो फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप ऐसे कौन सी चीजें करते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो हमारे सेल्समैन है, उनकी बार बार हम मीटिंग लेके, 8 दिन 15 दिन में मीटिंग लेके, उन्होंने ये समझाया जाता है उन्हें कि कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर को गैर वर्ताव कभी होने को नहीं होना, ये हम उनको पहले टिप्स दिए जाती है। सर्विस आप देते हैं, सर्विस में थोड़ा सा लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन जो बर्ताव है हमारा कस्टमर के प्रति, वो खराब कभी नहीं रहने को ना। और कभी ऐसा कोई नया हमारे यहाँ सेल्समैन आ जाता है और होता है तो हम उसको निकाल भी देते हैं। सर आप अपनी लाइफ का एक आधा टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं कि जहाँ से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई? टर्निंग पॉइंट पर्सनली मेरा अगर पूछते हैं आप, तो यहाँ पे जब मैंने 93 में स्थापना किया, और धीरे उस टाइम पे मैंने साउथ इंडियन और मिठाई ये दोनों रखे थे। अच्छा। तो ठीक है, बिजनेस चल रहा था, इतना कोई विशेष भी नहीं था, और स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा था उस समय। कुछ रिलेटिव को रखा था, उन्होंने भी थोड़े से डाउन कर दिया चोरी चपाटी करके। तो वो स्ट्रगल बहुत दिन चलते रहा। कुछ मार्केटिंग
की शुरुआत भी किया था वैष्णवी फूड प्रोडक्ट के नाम से 99 में। तो वो भी 3-4 साल चला, फिर वो भी नहीं बराबर कर पाए तो उसको भी वाइंड अप कर दिया। और उस समय 99-2000 में थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड थोड़ा ज़्यादा था, तो फाइनेंस का भी प्रॉब्लम चल रहा था और वो इशू को भी थोड़ा थोड़ा काटते हुए फिर 2002-2003 से अच्छा बिजनेस चलते रहा और अच्छा टाइम आ गया समझो। तो किसी भी बिजनेस में ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमें लोगों पर भरोसा रखना कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? बिना ट्रस्ट के बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे आप। अगर तो ट्रस्ट नहीं रखा तो हर जगह अपन खुद जाके पॉसिबल नहीं है। अगर अपन हर जगह जाए, जैसा काउंटर है आज, कैश काउंटर में जाके बैठ जाऊँ समझो, तो मैं तो उसमें गुथा रहूंगा ना। अगर मेरे को डेवलप करना है तो मैं कुछ वहां से फ्री रहूंगा तो ही डेवलप कर पाऊंगा ना। कुछ ब्रांच बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है, कुछ नई आइटम करना है। सर, आप सिंगिंग में भी थोड़ा कराओके ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे करते हैं आप? बिजनेस के साथ कैसे मैनेज होता है वो? बिजनेस के साथ कोई प्रकार का अपने शौक है, वो शौक पूरा करने के लिए आदमी कब कैसे भी टाइम निकाल लेगा, ये मेरा मानना है। तो मुझे काफी समय से, मतलब 2006 से पहली बार मैंने गाना गाया, लेकिन उसके पहले से शौक था मुझे। लेकिन 2006 में पहली बार सांस्कृतिक भवन में मंच पर गाने का ट्रायल किया, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उतना अच्छा नहीं गा पाया था, जेसिस का हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो वहां से एक शुरुआत किया। तो फिर वो शौक का बढ़ते गया। आज यहाँ तक है कि मैंने खुद का एक संगीत साधना कराओके क्लब की स्थापना की है। अभी अभी 4 साल हो गए उसे। वहाँ पे मेंबर जो बनाए हमें, एक अल्पदर में हम मेंबर बनाते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते 6 घंटे में वो आके हमारे यहाँ गाना गाते हैं और उनको रिलैक्स लगता है, उन्हें फ्रेश लगता है। उससे ज़्यादा मुझे फ्रेश लगता है, इसलिए मैं ये एक्टिविटी में तरक्की कर रहे हैं। और हर 6 महीने में एक बड़ा स्टेज शो, कोई पार्श्व गायक को हम बुला के कार्यक्रम करते रहते हैं। मनोहर उदास है, रफी साहब के लड़के, उनका एक शो किया। इशिता विश्वकर्मा, उसके 2 बार शो किया। ऐसे बड़े बड़े शो सांस्कृतिक भवन में हम लेते रहते हैं और उसमें सिर्फ शो ही ना लेते हुए हम उसमें एक सोशल वर्क भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। हॉस्पिटल को या हरीना फाउंडेशन को कुछ न कुछ डोनेशन हमारे तरफ से देते रहते हैं। सर, आपके पिताजी की एक कोई सी एडवाइस जो आपको अभी तक हेल्पफुल हो रही है, मतलब अपने लाइफ के डिसीजन लेने में? बस उनकी एडवाइस तो ये थी कि भाई अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और कम रेट, ये उनका धैर्य था और ये एडवाइस करते थे हमेशा, और उनके पद चिन्हों पे हम चलते आ रहे हैं अभी। सर, आप हर साल नए मतलब स्वीट्स लॉन्च करते हैं या कस्टमर डिमांड के हिसाब से लॉन्च करते हैं? हर साल आपका कहना ऐसा हो रहा है कि हर साल एक लॉन्च करते गए। साल में हमारे तो कई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं। फिर आप उसे मिठाई लॉन्च होती है, कुछ नमकीन नया कुछ लॉन्च होता है। उसे आप कस्टमर के हिसाब से मतलब लॉन्च करते हैं या फिर आप कुछ इनोवेशंस करते हैं उसमें? हम करते हैं इसमें इनोवेशन, नया कुछ इनोवेशन लाते रहते हैं। और जैसा हमारा एक एसोसिएशन है, वर्ल्ड मिठाई एंड नमकीन एसोसिएशन फेडरेशन, वो हर साल में एक बार ऐसा एक एग्जीबिशन कम सेल लगाते रहते हैं। वहाँ जाके बाकी एग्जीबिशन जो होते हैं अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह में फेयर होते हैं, जो मशीनरी के फेयर होते हैं, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के शॉप भी रहते हैं। और काफ़ी फूड टेक्नोलॉजिस्ट है हमारे पास, तो वो भी कुछ न कुछ नया कुछ प्रोडक्ट वगैरह हमें लाके बताते हैं और उसमें रिसर्च करके उसे शुरू करते हैं। सर, वर्ल्ड मिठाई एंड नमकीन में आपको सर अवार्ड मिला था, तो आपने वहाँ पे कौन सी डिश रिप्रेजेंट की थी और किस में आपको अवार्ड मिला था? बिस्कॉप वाटी ये प्रोडक्ट था, जिसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड हमें 2025 का वहाँ मिला था। तो आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कंपटीशन कहाँ पे होती है, मतलब कैसी रहती है वो कंपटीशन? ये कंपटीशन जो रहती है, इसमें जजेस रखे जाते हैं
जो इंडिया के इंटरनेशनल शेफ रहते हैं, अच्छा। वो इसके जज रहते हैं। तो वो उनका डिसीजन देते रहते हैं। और ये जो बताया मैंने, हमारा जो एसोसिएशन है, वर्ल्ड मिठाई एंड नमकीन फेडरेशन, ये इसका आयोजन करती है। और ये अलग अलग शहर में होता रहता है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता रहता है। अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, ऐसे अलग अलग हर साल चेंज होते रहता है वेन्यू। सर आप थोड़ा हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं? आपके शॉप में हाइजीन मेंटेन कैसे करते हैं मिठाई रिलेटेड? हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ जो है मशीनरी भी, मिठाई में भी मशीनरी का यूज होता है, नमकीन में भी मिठाई का यूज होता है। जैसा काजू कतली बनाने के लिए मशीन का यूज होता है, उसमें बहुत ही कम हाथ हमारा लगता है, हमारे कारीगरों का। वैसे जो पेड़ा बनाया जाता है वो भी, जैसा पूरा राउंड बनाने के लिए पूरा हाथ लगाना पड़ता था, वो भी अभी नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि मशीन में एक तरफ से कुंदा डाल दिए, दूसरी तरफ से पेड़ा उसका शेप बन के निकल जाता है। सर आप बहुत सोशल वर्क करते हैं, मैंने सुना है कि आप आई डोनेशन के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताइए। सोशल वर्क जो है हमारे पिताजी से वारसे में आया है। हमें बड़े भैया भी उनके लेवल पे अच्छा बड़ा एक वर्क करते रहते हैं, और मैं भी एक अलग वर्क करते रहता हूँ। जैसा कि आपने आई डोनेशन का बताया, आई डोनेशन की हमारी एक संस्था है हरीना फाउंडेशन, जो कि नेत्रदान, अवयदान, देहदान में काम करती रहती, निरंतर काम करते रही है 2010 से। तो इसमें मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी हूँ। और हमारे वर्क इतने होते रहते हैं कि अभी तक करीबन 3000 के ऊपर नेत्रदान हमारी संस्था द्वारा कराए गए हैं, और करीब 22 अवयदान, जिसमें हम हमारे हरीना फाउंडेशन के द्वारा कराए गए हैं। इसी प्रकार देहदान भी करीब 24 जो कराए गए, उसमें हमारे हरीना फाउंडेशन का योगदान था। हमारा काम एक गवर्नमेंट के बीच में उनको जन जागृति करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेत्रदान, अवयदान, देहदान करवाना, और जो परिवार के ऐसी दुखद घटना हुई वहाँ हमारी संस्था के मेंबर जाके या फोन द्वारा उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भाई नेत्रदान कीजिए, जहाँ देहदान हो सकता है वहाँ देहदान की भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो अंगदान हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर द्वारा बोलने के बाद नहीं हुआ है, तो डॉक्टर ने हमें फ़ोन किया कि परिवार को आप अगर समझा सकते हैं तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। तो अंगदान में भी हमने काफ़ी परिवार को जाके उसके फायदे समझाए, उन्हें रिक्वेस्ट किया। उस रिक्वेस्ट पे उन्होंने अंगदान किया और काफ़ी लोगों को जीवन दान मिला। एक अंगदान होता है तो 8 से 10 जिंदगी बचती है। तो ऐसे कार्य हमारे संस्थाओं द्वारा होते रहते हैं। उसके अलावा भी हमारे पर्सनल 3 ट्रस्ट है। एक हमारे मेरे मम्मी के नाम से है, स्वर्गीय लीलाबेन मंगलजी भाई पोपट फाउंडेशन, स्वर्गीय मंगलभाई जीवन भाई पोपट ट्रस्ट, और एक हमारे भतीजे के नाम से है, स्वर्गीय रोहित दिलीप भाई पोपट। ऐसे 3 ट्रस्ट है, उसके द्वारा कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। और आज तक करीब 1200 साढ़े 1200 ऑपरेशन कैटरेक्ट के हमारे ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क किए गए हैं। उसके अलावा हर बार नेत्र जांच की तपासनी और चश्मा वितरण भी कार्यक्रम हम करते आए। सर आपके एक्सपांशन के क्या प्लान्स है फ्यूचर में इस ब्रांड को लेकर? एक्सपांशन के प्लान तो अभी हम कुछ भाई लोग उसके ऊपर बैठ के वर्क कर रहे हैं, तो शायद भविष्य में फ्रेंचाइजी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सके। लेकिन हमारा धैर्य एक ही है कि ब्रांड, आप ब्रांड जो बोलते हैं रघुवीर ब्रांड का नाम खराब नहीं होने को ना, पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है। और ये जो फूड आइटम है वो थोड़ा सा ज्यादा दिन नहीं टिकती, इसलिए हम काफी सोच समझ के इसके ऊपर फैसला करेंगे। अगर किसी भी यंग लड़के को अभी आपके जैसा एक ब्रांड तैयार करना हो तो उसे कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो क्वालिटी, ग्राहकों का विश्वास,
और दाम कम। हाँ। मतलब अगर तुमने हाई रेट में रख दिया, क्वालिटी है तो भी आज के जो जनरेशन है, पब्लिक बोलो तो नहीं खरीदेंगी। तो क्वालिटी के साथ आपको रेट में भी कॉम्प्रोमाइज करना ही है। मतलब कम प्रॉफिट में आपको बेचने को ना, ऐसा मेरा धैर्य है। थोड़ा आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि अभी कौन से आपके जो होते हैं या आपके जो मतलब बच्चे हैं वो इस बिजनेस में आए हैं, तो फिर उसके बारे में बताइए थोड़ा। बिजनेस फैमिली के बारे में तो हाल ही में कुछ 1.5-2 महीने पूर्व ही मेरे धर्मपत्नी का निधन हुआ। और फैमिली में मेरा लड़का, बहू, एक पोती, एक पोता, और मेरी लड़की है जो यशस्वी माधानी, जो बम्बई रहती है, वो टेरो का रीडर का करती है। और हम दूसरे अलावा 4 भाई है। मेरे से बड़े भाई है दिलीप भैया, और मेरे से छोटे 2 भाई है, नरेश और नीलेश। 2 बहनें हैं, अलका जो कि सांगली में जो वहाँ पे रघुवीर के ब्रांड के नीचे ही काम कर रही है, और एक बहन जो है वो साथ में है हमारे। क्या कभी ऐसा फेज आया कि आपको एक पूरी बैच रिजेक्ट करनी पड़ी मिठाइयों की, और आपने मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम आया पर आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उस चीज पर? कभी ऐसा टाइम आया था आपके लाइफ में? ऐसे काफी टाइम आए हैं, और ये टाइम हमारे कोविड के टाइम पे तो बहुत आए हैं। तो आपने मतलब सर डील कैसे किया उस चीज के साथ? पूरा रिजेक्ट करके फेंक दिया हमने, क्योंकि अगर हम वो ऐसा माल कस्टमर को खिलाते हैं तो दूसरी बार कस्टमर नहीं लेगा ना। और हमारी मानसिकता नहीं रहती कि कस्टमर को खराब माल जाए। वो तो सेकेंडरी है कि उसको दिया नहीं आएगा, लेकिन हमारे अगर हमको कोई पता चलता है तो हम वही रिजेक्ट कर देते हैं माल को। और हमारे यहाँ जो है ना, दिन में 3 बार हर जितनी भी मिठाई है हमारी, तो मिठाई को सेल्समैन चेक करता है। एक शीट है, उसके ऊपर उसकी आइटम के ऊपर उस पर टिक किए जाती है, काउंटर पे जो है उसकी सही ली जाती है। तो इतनी हम एहतियात बरतते हैं कि भाई किसी भी कस्टमर को एक पीस भी खराब नहीं जाने को ना। और वो जो चेकिंग के समय अगर कोई माल ऐसा आ जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सर आप थोड़ा बता सकते हैं कि बिजनेस में आपने एक सबसे बड़ा रिस्क लिया हो जो आपने आपको कभी घर वालों को भी नहीं बताया हो, ऐसा कोई रिस्क लिया है आपने बिजनेस चलाते वक्त? बिजनेस चलाते वक्त ऐसा बड़ा कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ी। परिवार को कभी ऐसा कुछ फेज आया हुआ? फेज तो कैसा है कि कभी कभी हो जाता है, मतलब जो अपने को कभी जसता है तो कभी भाइयों को नहीं जसता है, कभी लड़के को नहीं जसता है, तो वो तो चलते रहता है। सर ऐसा दिखाई देता है कि फेस्टिवल सीजन में टर्नओवर ज्यादा रहता है सेल्स मिठाइयों का नॉर्मल के हिसाब से, तो फिर आप उस वक्त मैनेजमेंट कैसा करते हैं इन सब चीजों का? उस समय तो हमें मतलब सेल्समैन से लेके कारागिर से लेके हमें सब बढ़ाना पड़ता है। और जो हमारा भी समय टाइम रहता है उससे, बाकी उस समय जो सोशल वर्क है ये उसको थोड़ा सा एक तरफ रख के पूरे हम इसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी का काम है। अगर इसमें कहीं चूकते हैं तो बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है। इसलिए हम दिवाली के समय वगैरह काफी ध्यानपूर्वक हम इसमें। आपके शॉप में स्वीट्स, नमकीन और बेकरी तीनों बनती है। सर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा किस में होता है, अगर आप ऐसे थोड़ा बताना चाहें तो? प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो देखे जाए तो हम जो रेट वगैरह चलाते तो मिनिमम ही रहता है, लेकिन एक स्वीट में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो सर अभी ऑनलाइन में लोग रिव्यूज देते हैं ब्रांड्स का, मिठाइयों का, तो ऑनलाइन रिव्यूज के बद्दल आपका क्या ख्याल है? मतलब जो कभी कभी गलत भी बता देते हैं लोग कि यहाँ पर मतलब मिक्सिंग होता है या मिठाइयों में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? लोगों को ऑनलाइन रिव्यूज पे ट्रस्ट करना चाहिए या खुद आकर वो मिठाई टेस्ट करनी चाहिए? और मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन व्यू को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ये भी करता है तो प्रत्यक्ष में आके वो चीज को टेस्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफी लोग मतलब सभी जने अपने फेवर के रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं रहता है। कहीं कोई कुछ बातों से असंतुष्ट होके जाता है, कोई रेट के बारे में या कुछ डिस्काउंट चाहिए तो अपन डिस्काउंट केस में या कोई भी इशू होता है तो थोड़ा सा नाराज होता है इंसान, तो ये इशू होते रहते हैं। सर आज रघुवीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है? मतलब ऐसा देखे जाए तो पूरा हमारा जो समूह है 7 शॉप का,
100-150 जने उसमें काम कर रहे हैं। सर आपके हिसाब से सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल क्या है? मतलब एडवर्टाइजमेंट करना या वर्ड ऑफ माउथ? दोनों का जो ये है अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी जो है, मैं मानता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी को ज़्यादा प्रोत्साहन देने को ना, और उससे ही ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अनुभव शेयर करता है दूसरे से। वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ जो आप बोलते हैं, हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। सर आपके लिए बिजनेस बिल्ड करना डिफिकल्ट था या ब्रांड बिल्ड करना? क्या वो मतलब ऑटोमेटिकली हो गया, ब्रांड बिल्ड हो गया? हम तो बिजनेस कर रहे थे, धीरे धीरे ब्रांड बन गया। वो मैंने पहले भी बताया आपको कि कब ब्रांड बन गया हमें नहीं पता चला। 2026 में अगर रघुवीर स्टार्ट होता तो आपकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती? आप उसे कैसे लॉन्च करते? मतलब लॉन्च तो कैसा जैसा धीरे धीरे हो गया मैंने बताया आपको, उसी प्रकार से धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते, ना कि एक साथ। क्या आपका सपना है सर रघुवीर को एक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का? हाँ, वो तो हर इंसान का रहता है। हाँ। वो मेरा भी सपना है कि महाराष्ट्र अभी राष्ट्र तक पहुंच रहे तो मैं नेशनल इंटरनेशनल तक ये ब्रांड जाए, और जो हमारे पिताजी ने एक बीज बोया था वो बीज वट वृक्ष की तरफ फैलता रहे, ये हमारा भी धैर्य है। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय निकाला और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी रघुवीर के बद्दल, काफी लोगों को अपने बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप आए और हमें एक ऐसा उचित समझा और हमें अपने शूट किया। धन्यवाद। थैंक यू।